खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे प्रवास। 80 सीटें जीतने के लिए तैयारी तेज। प्रयागराज में सीएम योगी का मिट्टी में मिलाओ अभियान जारी। अतीक अहमद के करीबी के घर बुलडोजर एक्शन। माशरुकुद्दीन का घर किया जमींदोज। विधानसभा में 58 साल बाद अदालत 6 पुलिसकर्मियों को सजा। एक दिन लॉकअप में रहेंगे। 18 साल पहले लाठीचार्ज करके बीजेपी विधायक का तोड़ा था पैर। यूपी विधानसभा में लगी अदालत पर अखिलेश का तंज। सदन के बाहर बोले ये गलत परंपरा। 6 पुलिसकर्मियों को मिली है 1 दिन की सजा। उमेश पाल हत्याकांड में बीजेपी नेता पर गिरी गाज। पार्टी ने की राहिल हसन की छुट्टी। अपराधी अतीक अहमद से कनेक्शन रखना पड़ा महंगा। और महंत पप्पू गिरी को मुख्तार के गुर्गों ने दी धमकी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए धमकाया। महंत ने सीएम से लगाई सुरक्षा की गुहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं लखनऊ से। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। 11 दिन की कार्यवाही में सदन 36 मिनट के लिए स्थगित। 11 दिन में 83 घंटे 15 मिनट सदन की कार्यवाही चली है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को होली की शुभकामनाएं। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को होली की शुभकामनाएं और अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है विधानसभा की कार्यवाही। तो 11 दिन की कार्यवाही में सदन 36 मिनट के लिए स्थगित किया गया और अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है। तो आपको बता दें, 11 दिन की कार्यवाही में 36 मिनट के लिए स्थगित किया गया। इसके बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है जो विधानसभा सत्र की कार्यवाही है। इसके बाद फोटो सेशन का भी दौर चला और सभी ने एक साथ फोटोशूट कराया। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो अनिश्चितकाल के लिए जो कार्यवाही है, तो इस बीच इस फोटो सेशन में नेता, प्रतिपक्ष, विपक्ष एक साथ एक फोटो फ्रेम में नजर आ रहे हैं। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, साथ ही शिवपाल यादव। तो पक्ष और विपक्ष एक साथ इस फोटो सेशन में नजर आ रहा है। और ये फोटो सेशन उस दौरान का है। आपको बता दें, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है सदन की जो कार्यवाही है। उसके बाद एक साथ पक्ष और विपक्ष नजर आ रहा है एक फ्रेम में। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, सीएम आवास पर कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। कल शाम सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूदगी रहेगी इनकी। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कल शाम में सीएम आवास पर कोर कमेटी की ये बैठक है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम इस बीच मौजूद रहेंगे इस बैठक में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक का हिस्सा रहेंगे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह बैठक में शामिल होंगे। तो कोर कमेटी की बैठक में चिंतन और मंथन किया जाएगा। क्या कुछ अहम फैसला इस बैठक के दौरान निकलकर सामने आता है।
एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अगर देखा जाए तो ये बैठक किस लिहाज से बेहद अहम है? तो सोनी, अगर जोड़ें तो अभी 2 तारीख को मीटिंग हुई थी और सुनील बंसल लखनऊ आए थे। जी सुनील बंसल बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी है और हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि कैसे उन्होंने 2014 में जब कमान संभाली थी उत्तर प्रदेश की, उसके बाद से 2014 का चुनाव उन्होंने जिताया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी का 14 साल का वनवास खत्म करवाया। फिर 2019 में दोबारा सरकार बनवाई, उत्तर प्रदेश से लगातार सांसदों को चुनवाते रहे, विधायकों को चुनवाते रहे। 2022 में भी उनका अहम रोल रहा सरकार बनवाने में। तो 2 बार उन्होंने इतिहास बनाया। एक इतिहास बनाया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बनवाई, योगी जी 2 बार मुख्यमंत्री बने। इतिहास दर्ज हुआ, 36 साल बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो 2 बार लगातार मुख्यमंत्री रहा हो और लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बना। दूसरी बात अगर हम करें कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, 2 बार सरकार बनवाई, इतिहास बनाया। इससे पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार सरकार नहीं बना पाई थी। तो उन्होंने इतिहास पर दर इतिहास बनाए हैं और यही कारण है कि उनको एक बार फिर से यूपी की ओर रुख कराया गया था। जब यहाँ पर जो 14 सीटें हैं जो कि विपक्ष के पास में बिल्कुल प्रदीप जी, देखा जाए चुनावी लिहाज से ये कोर कमेटी की बैठक अब बेहद अहम हो जाती है। किन किन बिंदुओं को लेकर इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है? क्या कुछ चुनाव को लेकर समीकरण तय किए जा सकते हैं? देखिए, उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जो मैं कह रहा था कि जिस तरह से सुनील बंसल ने जो चीजें सेट की हैं, उन चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये कल इस कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि जो हारी हुई 14 सीटें हैं जिस पर सुनील बंसल ने मुहर लगाई है कि कैसे जीता जाएगा, कैसे जेपी नड्डा आएंगे उन जगह पर जो हारी हुई सीटें हैं उस पर वो रुकेंगे, वहां पर रात विश्राम करेंगे। खुद गृह मंत्री आएंगे, वो जायजा लेंगे और इन सब के बीच में वो लोगों से कनेक्ट करेंगे। तो ये चीजें अहम है और उसको देख करके भी कल कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि कब कब और कहां कैसे लगाया जाए, क्योंकि केंद्र के लोगों का आवागमन उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन क्या कैसे आगे बढ़ेगी, उसकी क्या भूमिका होगी, इसको लेकर के कल एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अगुवाई करेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, संगठन महामंत्री धर्म सिंह सैनी भी उसमें मौजूद रहेंगे। तो अब ये रूपरेखा तय की जाएगी कि यूपी के जो लोग हैं उनकी भूमिका को कैसे तय किया जाए, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। एक एक जिला लोगों को दे दिया गया है, लेकिन अब कैसे इन जिलों को जीता जाएगा, कैसे 80 की 80 सीटें जीती जाएंगी, इसको लेकर के कल ये अहम बैठक बुलाई। बिल्कुल, 80 सीटों को लेकर एक रणनीति तैयार की जाएगी और क्या कुछ रणनीति निकल कर सामने आती है उसके तहत आगे काम किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है। चुनावी माहौल चल रहा है, आगामी 2024 की रणनीति। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सुनील बंसल की जो वापसी हुई है, वापसी से बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि जो 14 सीटें हारी थी बीजेपी, क्या उस पर किस तरीके से रणनीति बनाकर काम किया जाए, क्योंकि जो बंसल हैं वो कार्यकर्ताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। बीजेपी को एक मजबूती क्या वाकई मिल पाएगी, ये देखने वाली बात। प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को विशेषाधिकार हनन के मामले में 6 पुलिसकर्मियों को 1 दिन कारावास की सजा सुनाई गई। यह सजा 3 मार्च रात 12 बजे तक होगी और इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में बनी सेल के लॉकअप में रखा जाएगा। इसके बाद मार्शल सभी दोषी पुलिसकर्मियों को सदन से ले गए। शुक्रवार को सदन में लगी अदालत के दौरान सतीश महाना ने भी दलों के नेताओं से इस मामले में पक्ष पूछा। ज्यादातर ने अध्यक्ष को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। फिर दोषी पुलिसकर्मियों को अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया गया। इसमें दोषी सीओ अब्दुल समद ने अपनी सभी की तरफ से सदन में माफी मांगी और कहा कि ऐसी गलती भविष्य में दोबारा नहीं होगी। जिन पुलिसकर्मियों को सजा मिली है उनमें से प्रमुख रूप से सीओ अब्दुल समद के अलावा किदवईनगर के थाना अध्यक्ष ऋषिकांत शुक्ला, एसआई थाना कोतवाली त्रिलोक सिंह, किदवईनगर थाने के सिपाही छोटे सिंह यादव, काकादेव थाने के सिपाही विनोद मिश्र और काकादेव थाने के सिपाही मेहरबान सिंह शामिल रहे। सभी कानपुर में उस वक्त शहर के ही विभिन्न थानों में तैनात थे। बस इतना हमारा कहना है कि हम लोग
बढ़ते आगे, लखनऊ में विधानसभा के अंदर अदालत लगाकर पुलिस वालों को सजा देने के मामले में सियासत भी तेज हो गई है। मामले में अखिलेश से जब सदन के बाहर इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये गलत परंपरा है। दरअसल विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना है। मामला 2004 का है, तब सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। कानपुर में बिजली कटौती के विरोध में सतीश महाना अब विधानसभा अध्यक्ष हैं, कानपुर में धरने पर बैठे थे और इनके साथ तब के स्थानीय भाजपा विधायक और कार्यकर्ता थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। इसमें तत्कालीन विधानसभा सदस्य सलिल बिश्नोई की टांग भी टूटी थी और इसके बाद विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना की सूचना 25 अक्टूबर 2004 को विधानसभा सत्र में रखी गई थी। मुलायम सिंह की सरकार में लाठीचार्ज हुआ था। ये परंपरा गलत है, ये परंपरा गलत है। कानपुर के एक पुराने मामले में तत्कालीन आरोपी पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई है। मामला 2004 का है, जब बीजेपी विधायक सलिल बिश्नोई पर तत्कालीन सीओ द्वारा लाठीचार्ज किया गया था और उसमें सभी को गंभीर चोटें आई थी। विधानसभा में आज लगी अदालत में दोषी पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई गई। सदन की कार्यवाही के बाद इस मामले पर के न्यूज पर के संवाददाता मंत्री नरेंद्र कश्यप ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। सुनाई गई इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री नरेंद्र कश्यप जी। सर, आज एक बड़ी कार्रवाई की, बड़े दशकों के बाद एक बार फिर विधानसभा में कटघरा लगा और पुलिसकर्मी खड़े किए, क्या कहेंगे? विधानसभा संवैधानिक मान्यताओं में एक बड़ा स्थान रखती है और उस विधानसभा में किसी भी माननीय विधानसभा के सदस्य के साथ यदि कोई भी अधिकारी अमानवीय व्यवहार करता है, आपराधिक कृत्य करता है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करता है, तो उनको दंडित करने का प्रावधान उत्तर प्रदेश की विधानसभा नियमावली में विद्यमान है। उसी का प्रयोग करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय पूर्व विधायक श्री सलिल जी के मुद्दे पर आज विधानसभा में सजा के मुद्दे पर सुनवाई हुई और सदन ने सर्वानुमति से माननीय अध्यक्ष जी ने आज उन सभी 6 अपराधियों को एक दिन का कारावास की सजा सुनाई। एक दिन का कारावास जिन 6 अपराधियों को, जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, दिया गया है। कम से कम आज उत्तर प्रदेश में एक संदेश हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार से भी, चाहे माननीय विधायक हों या सांसद या जनप्रतिनिधि, उनके सम्मान के साथ यदि कोई खिलवाड़ करता है तो विधानसभा अथवा विधान परिषद अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए अपने माननीय सदस्यों की गरिमा को बचाने के लिए काम करेगा। तो बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक है। उत्तर प्रदेश की मेरे ख्याल से राजनीति में एक बड़ा निर्णय है और जरूर इसका बड़े स्तर पर मैसेज होगा। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जिस तरह की कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई अगर कहें, सलिल बिश्नोई का मामला था, 2004 का मामला था, इस तरह के तमाम मामले और भी हुए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये एक तरफा कार्रवाई की गई है सत्ता पक्ष के द्वारा। विपक्ष को अगर आरोप लगाना था तो उनको विधानसभा में तो रहना चाहिए ना, अपनी बात कहनी चाहिए थी। जब सजा के मुद्दे पर स्पीकर साहब ने, अध्यक्ष महोदय ने विचार रखा, अपोजिशन पार्टी के लोग सब चले गए हाउस से। और हम जानते हैं क्यों चले गए, क्योंकि वो अपराध को संरक्षित करते हैं, वो अपराधियों की हमदर्दी करते हैं, उनकी प्रवृत्ति है। तो मौका दिया गया पूरा, विशेषाधिकार समिति ने उसे पूरा विश्लेषण किया है, गवाह हुए हैं। एक इतने पुराना मुद्दा 2004 से अब तक चलता आया है, रिव्यू हुआ है और 6 अपराधियों सदन में भी सुना गया, उनसे पूछा गया। तो सारे बातों को जो एक प्रोसेस है उसका यूज़ करके, उसका प्रयोग करके ही ये सजा की घोषणा हुई है। ये सजा की घोषणा उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश में होगी। तो ये मंत्री नरेंद्र कश्यप थे जिन्होंने साफ तौर से बात कही कि सत्ता पक्ष ने जब इसको लेकर के सवाल उठाए सदन में तो विपक्ष ने बाइकआउट कर दिया
अगर मामला ऐसा था तो उनको जवाब देना चाहिए था। ऐसे में ये एक बड़ा संदेश दिया गया है बीजेपी सरकार की तरफ से कि सदन के जितने भी पदाधिकारी हैं जो माननीय हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जाएगी अगर तो उनके खिलाफ ऐसी ही सजाएं सुनाई जा सकती हैं आने वाले समय में। लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर लखनऊ से है, जहां जी टीवी के नामी धारावाहिक प्यार का पहला नाम राधा मोहन स्टार कास्ट निहारिका रॉय पहुंची। अपनी धारावाहिक के होली स्पेशल एपिसोड के प्रमोशन के लिए आज लखनऊ पहुंची थी। होली स्पेशल एपिसोड में लठ मार होली दिखाई जाएगी। होली के पर्व पर महिला के लिए विशेष संदेश होगा। लखनऊ में हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब ने टीवी एक्टर निहारिका रॉय से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। टीवी पर स्पेशल एपिसोड आने वाला है, प्यार का पहला नाम राधा मोहन हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, पहले तो अपना लखनऊ में आके आपको कैसा लग रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं लास्ट टाइम आई थी, इस बार 1 साल हो गया हमारे शो को और तब आई हूँ। होली का ट्रैक प्रमोट करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एपिसोड में आपका मेन अहम रोल क्या रहेगा उसमें, और किस तरह आप शब्बीर के साथ में जो काम कर रही हैं कैसा लग रहा है? पहले तो शब्बीर सर के साथ काम करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे कट जाता है। और जो ट्रैक है उसमें ये है कि जब राधा के साथ जो मोहन के मामा जी हैं वो दुर्व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, जब मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं, तब राधा कैसे स्टैंड लेती है और तब कैसे उन्हें पकड़वाती है कि ये इंसान गलत इंटेंशन से टच कर रहा है या जो भी कर रहा है वो सबको बताती है। और देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि मोहन इस पॉइंट पे राधा का साथ देगा या नहीं। आपका इससे पहले भी किसी चीज़ में रोल रहा है? अहम रोल कौन कौन से सीरियल में आप आ चुकी हैं? सीरियल तो मैंने वैसे ज़्यादा कुछ खास किए नहीं है, ये मेरा पहला एज ए लीड है। मैंने पहले महाराणा प्रताप किया है, उसके बाद मैंने 2-3 साल पहले ही मैंने तेरा यारू में भी किया था, पर अभी मैं ये सीरियल कर रही हूँ। लखनऊ आप घूमे, लखनऊ में आपको कैसा लगा? आपका कुछ खास आपके लिए लखनऊ? बिल्कुल घूमने का टाइम मुझे मिला ही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा लास्ट टाइम में मैं आई थी, सिर्फ प्रमोशंस करके ही मुझे जल्दी चले जाना पड़ा था, मेरा शूट भी था। इस बार भी वही सिचुएशन है कि मेरा नेक्स्ट डे ही शूट है, बट इस बार थोड़ा बहुत ट्राई करूँगी कि थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूँ लखनऊ। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ में राधा मोहन सीरियल जो करने जा रही हैं, और आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में पहुंची हैं अपने प्रमोशन के लिए। कैमरामैन दीपक के साथ मोहम्मद शोएब, के न्यूज़ लखनऊ। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा एवं नागालैंड में भाजपा सरकार बनने पर कायमगंज की ब्लॉक प्रमुख अनुराधा दुबे व वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण दुबे के नेतृत्व में उत्साहित भाजपाइयों द्वारा अबीर गुलाल उड़ाकर ढोल और नगाड़ों के साथ जोरदार नारेबाजी करते हुए मिष्ठान वितरण कर जोरदार जश्न मनाकर भारी खुशी का इजहार किया। त्रिपुरा और नागालैंड में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपार सफलता मिलने की जानकारी मिलते ही बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं में भारी हर्ष और खुशी देखने को मिली। त्रिपुरा एवं नागालैंड में भाजपा की सरकार बनने की जानकारी मिलते ही ब्लॉक प्रमुख अनुराधा दुबे व वरिष्ठ बीजेपी नेता अरुण दुबे के नेतृत्व में ओंकारेश्वर पाठक, सागर गुप्ता, शिवम पाठक आदि मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने श्याम गेट और गल्ला मंडी चौराहे पर जोरदार नारेबाजी कर मिष्ठान वितरण कर ऐतिहासिक जश्न मनाकर भारी खुशी का इजहार किया। आप जो मिष्ठान वितरण कर रहे हैं मार्केट में, आप बहने वाले साथ जो घूम रहे हैं और मिष्ठान वितरण कर रहे हैं, तो किस तरह में कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव नागालैंड और त्रिपुरा में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार बनी है। जनता के बीच में जो समर्थन मिला है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं त्रिपुरा और नागालैंड की जनता का। और उसी उपलक्ष्य में आज खुशी का इजहार कायमगंज जैसी जगह पर हम लोग अपने पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को। खबर गाजीपुर से है, माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर अंगद रॉय के खिलाफ महंत पप्पू गिरी की गवाही देने का सम्मन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महंत ने मुख्यमंत्री योगी से सुरक्षा की मांग की है। महंत का आरोप है कि माफिया मुख्तार अंसारी के लोगों ने उनको कई बार जान से मारने की धमकी दी है। महंत पप्पू गिरी ने बताया कि 2009 में वो प्रधानपति थे और उस दौरान
मुख्तार अंसारी के शूटर्स में शुमार अंगद रॉय उनसे रंगदारी मांग रहा था। रंगदारी न देने पर उनके साथ मारपीट की गई और इसके बाद 2009 में सदर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया। साथ ही आपको बता दें कि 2009 में इसी मुकदमे में 14 मार्च 2023 को न्यायालय के समक्ष गवाही देने के लिए महंत पप्पू गिरी को सम्मन भेजा गया। महंत पप्पू गिरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अंगद रॉय पेशेवर अपराधी हैं और माफिया मुख्तार अंसारी का शूटर है। उससे मुझे जान माल का खतरा है। प्रयागराज के उमेश पाल के साथ सरकारी गनर थे और उसके बावजूद भी उनकी हत्या कर दी गई। अंगद रॉय जेल से बाहर है और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, इस बात का डर है। ऐसा कि एक 2009 का मुकदमा है अंगद राय के खिलाफ, जिसमें हमको गवाही देना है 14/3/2023 को। इसीलिए हमने पोस्ट किया है। क्या लग रहा है आपको कि वो लोग पेशेवर अपराधी हैं, मुख्तार अंसारी के वो लोग शूटर हैं। हमको खतरा है, कभी भी खतरा हो सकता है। अभी देखें आप लोग इलाहाबाद में राजू पाल की, वही सब उनके साथ पुलिस थी, तभी उनकी हत्या हो गई। हमको गवाही देना है, गवाही करेंगे। खबर मऊ से है। माफिया मुख्तार अंसारी पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रशासन मकान को ध्वस्त करेगा और मकान फातिमा कॉम्प्लेक्स के सामने स्थित है। मुख्तार अंसारी की जो बिल्डिंग है उनकी मां राबिया बेगम के नाम पर थी और उसे अब्बास और अमर अंसारी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्ति है, जिसके पीछे ये कहना है कि मुख्तार अंसारी के रसूख के बदौलत अवैध धन से अर्जित की गई प्रॉपर्टी है, जो कि उनकी मां राबिया बेगम ने अपने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के नाम पर वसीयत कर रखी थी। देखिए, ये एक 2 मंजिला मकान है जिसमें बेसमेंट भी है। चूंकि ये किसी अन्य की जमीन पर मुख्तार अंसारी एवं उनके पुत्र उमर अंसारी, अब्बास अंसारी आदि के द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैधिक निर्माण किया गया था। परिणाम स्वरूप नियत प्राधिकारी द्वारा इस बिल्डिंग को अवैध मानते हुए इसको ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। उसके विरुद्ध इनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय अर्थात नियंत्रक प्राधिकारी महोदय के यहाँ अपील की गई, जो कि बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गई है। उसी के क्रम में यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। कितना बड़ा मकान है ये 2 मंजिला मकान है, साथ में एक बेसमेंट भी है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना